नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अमन है। मैं रोते हुए अपने बड़े भाई सुरेश के सामने खड़ा था। मेरी छोटी बेटी गौरी के लिए दूध के पैसे मांगते हुए मेरी आवाज़ काँप रही थी। मैंने धीरे से कहा, भैया वैसे एक डिब्बा दूध चाहिए। गौरी 2 दिन से ठीक से कुछ खा नहीं पाई है। सुरेश भैया कभी ऐसे नहीं थे। पिताजी के जाने के बाद वही घर के सबसे बड़े थे। मेरी पत्नी आरती के रहते हुए भी उनका आना जाना कम हो गया था, लेकिन कम से कम वह सम्मान से बात तो कर लेते थे। पिछले कुछ महीनों में जैसे उनका स्वभाव पूरी तरह बदल गया था। मेरी बात सुनते ही उन्होंने गुस्से में मेज पर हाथ मारा और बोले, क्या मैंने सबकी जिम्मेदारी उठा रखी है? हर बार मेरे पास ही क्यों चले आते हो? उनके पास बैठी भाभी भी हल्की मुस्कान के साथ बोली, कब तक दूसरों के भरोसे रहोगे? कभी अपने दम पर भी कुछ कर लिया करो। उनकी बातें सुनकर मेरे कदम जैसे वहीं रुक गए। मैंने आखिरी बार उम्मीद से बाई की तरफ देखा, लेकिन उनके चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी। मैं चुपचाप दरवाजे से बाहर निकल आया। गली में चलते हुए बचपन की यादें मेरे सामने तैरने लगी। यही बाई मुझे कंधों पर बैठाकर मेले दिखाने ले जाता था। स्कूल में कोई मुझे परेशान करता तो सबसे पहले वही मेरे लिए खड़े हो जाते थे। फिर समय बदला, उन्होंने कारोबार शुरू किया और धीरे धीरे उनकी दुनिया बदल गई। मैं एक साधारण नौकरी करने वाला आदमी था। हमारी राहें अलग होती चली गई। आज हाल ये था कि मेरी बेटी के लिए दूध मांगना भी उन्हें बोझ लग रहा था। दोपहर की धूप सिर पर आग बरसा रही थी। जेब टटोली तो केवल 12 रुपये निकले। भारी कदमों से मैं अपने किराए के छोटे से घर की ओर लौट पड़ा। घर क्या था, 2 कमरों का एक पुराना मकान जिसकी दीवारों पर प्लस्तर जगह जगह से खुट चुका था और छत पर भी दरारें साफ दिखाई देती थी। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर से गोरी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मेरा दिल बैठ गया। मैं अंदर गया तो वह पुरानी चारपाई पर बैठी खाली गिलास पकड़े मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही मासूम मुस्कान के साथ बोली, पापा दूध ले आई? मेरी आंखें बारी आई। मैंने उसे गोद में उठा लिया और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, बेटा अभी लेकर आता हूँ। वह मेरी बात पर भरोसा करके मुस्कुरा दी, लेकिन मेरा दिल भीतर से टूट चुका था। 2 महीने पहले तक हालात इतने कठिन नहीं थे। मैं एक फैक्ट्री में काम करता था। तनख्वाह कम थी, लेकिन घर ठीक से चल जाता था। फिर एक दिन अचानक फैक्ट्री बंद हो गई। मालिक विदेश चला गया और सैकड़ों मजदूर एक साथ बेरोजगार हो गए। शुरू में मुझे भरोसा था कि जल्दी दूसरी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, अभी जरूरत नहीं है। दिन बीतते गए और घर का सामान एक एक करके बिकने लगा। पहले टीवी गया, फिर पंखा चला गया। आखिर में आरती की यादों से जुड़ी कुछ चीज़ें भी बेचनी पड़ी। हर बार ऐसा लगता जैसे दिल का एक हिस्सा मुझसे अलग हो रहा हो। आरती को दुनिया छोड़े 2 साल हो चुके हैं। वह बहुत शांत और समझदार थी। आखिरी समय उसने मेरा हाथ पकड़कर बस इतना कहा था, हमारी गौरी का हमेशा ध्यान रखना। मैंने उससे वादा किया था, लेकिन आज मैं अपनी बेटी को एक गिलास दूध भी नहीं दे पा रहा था। उस रात गौरी भूखी ही सो गई। मैं देर तक उसके सिरहाने बैठा उसे देखता रहा। तभी मकान मालिक आया। उसने 2 महीने का किराया मांगा। मैंने हाथ जोड़कर थोड़ा समय मांगा, लेकिन वह कह गया कि अगले हफ्ते तक पैसे नहीं मिले तो घर खाली करना पड़ेगा। उसके जाने के बाद मैं देर तक अंधेरे में बैठा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे हर रास्ता बंद हो चुका हो। अगली सुबह फिर नौकरी की तलाश में निकला। शाम तक थक कर लौट आया, लेकिन हाथ फिर खाली थे। गोरी दरवाजे पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद थी और मेरे हाथों में मजबूरी। जब भी मैं काम की तलाश में जाता, उसे कभी पड़ोस के आंटी के पास छोड़ देता, तो कभी उनकी 12 साल की बेटी थोड़ी देर उसके साथ बैठ जाती। उस रात बहुत सोचने के बाद मुझे अपने बचपन के दोस्त ईशान की याद आई। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़े थे। बाद में उसके पिताजी के जाने के बाद वह अपने मामा के साथ दूसरे शहर चला गया। कई सालों से केवल कभी कभी फ़ोन पर बात होती थी। मुझे नहीं पता था कि वह कितना सक्षम है, लेकिन इतना ज़रूर जानता था कि वह मेरा दर्द समझेगा। बहुत देर तक मन खुद से लड़ता रहा। आखिर मैंने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया और उससे संदेश लिखा, भाई मेरी बेटी के लिए दूध का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। अगर हो सके तो एक डिब्बा दूध दिला देना। तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। संदेश भेजने के बाद मैं चुपचाप बैठ गया। लगभग 10 मिनट बाद जवाब आया। केवल 2 शब्द लिखे थे, पता भेजो। मैंने तुरंत अपना पता भेज दिया। कुछ ही देर बाद दूसरा संदेश आया, बाहर आ जाओ। मैं चौंक गया। इतनी जल्दी वह कैसे पहुंच सकता था? मैं तुरंत बाहर निकला। गली में चारों तरफ सन्नाटा था। तभी मेरी नज़र गली के बाहर खड़ी एक बड़ी चमचमाती गाड़ी पर पड़ी। इतनी महंगी गाड़ी मैंने अपने मोहल्ले में पहले कभी नहीं देखी थी। उसके पास 2 मजबूत कदकाठी वाले लोग खड़े थे। मेरा दिल तेज़ धड़कने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। मैं भी यही सोच रहा था कि गाड़ी का दरवाज़ा धीरे से खुला। उसमें से लगभग 55 साल के गंभीर व्यक्तित्व वाले सज्जन बाहर उतरे। उन्होंने कुछ पल मेरी तरफ ध्यान से देखा और फिर शांत कदमों से मेरी ओर बढ़ने लगे। मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। मैं अनायास एक कदम पीछे हट गया। वह मेरे सामने आकर रुके और बोले, तुम अमन हो? मैंने हिचकिचाते हुए सिर हिला दिया। उन्होंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसकी
स्क्रीन पर मेरी तरफ कर दी। स्क्रीन पर वही संदेश खुला हुआ था जो मैंने कुछ देर पहले ईशान को भेजा था। मेरी बेटी के लिए दूध का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, अगर हो सके तो एक डिब्बा दूध दिला देना। संदेश देखते ही मैं घबरा गया। मैंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और नंबर मिलाकर देखा। तभी मेरी समझ में आया कि जल्दबाजी में संदेश गलत नंबर पर चला गया था। मैं शर्मिंदा होकर बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। यह संदेश मेरे दोस्त के लिए था। वे सज्जन कुछ पल चुप रहे, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, गलती शायद तुम्हारे हाथ से हुई होगी, लेकिन हो सकता है ये संदेश मेरे पास ही आना लिखा था। इतना कहकर उन्होंने अपने साथ एक खड़े एक व्यक्ति को इशारा किया। उसने तुरंत गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोला। मैं हैरानी से देखने लगा। अंदर दूध के डिब्बे, राशन के थैले, दाल चावल, आटा, फल और रोज़मर्रा की कई ज़रूरी चीज़ें रखी हुई थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उनके साथी वह सामान उठाकर मेरे घर की तरफ बढ़ने लगे। मैं बार बार उन्हें रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह सज्जन केवल मुस्कुराते रहे। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुछ मिनट पहले मैं अपनी बेटी के लिए एक डिब्बा दूध भी नहीं जुटा पा रहा था और अब इतना सारा सामान मेरे घर जा रहा था। मेरी आंखें नम हो गई। मैंने बेरोई आवाज़ में पूछा, आप आखिर हैं कौन? उन्होंने शांत स्वर में कहा, पहले अपनी बेटी को दूध पिला दो, फिर आराम से बात करेंगे। मैं उन्हें घर के अंदर ले आया। गोरी चारपाई पर बैठी थी। जैसे ही उसकी नज़र दूध के डिब्बे पर पड़ी, उसके चेहरे पर मासूम खुशी खिल उठी। मैं जल्दी से रसोई वाले छोटे से कोने में गया और दूध तैयार करने लगा। मेरे हाथ इतने काँप रहे थे कि गिलास ठीक से पकड़ना भी मुश्किल हो रहा था। कुछ ही देर बाद गोरी दोनों हाथों से गिलास पकड़कर धीरे धीरे दूध पीने लगी। वह दृश्य देखकर मेरी आंखों से अपने आप आंसू बह निकले। 2 दिन से जिस पल का इंतजार था वह आखिर मेरे सामने था। वह अजनबी सज्जन भी गोरी को चुपचाप देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही अपनापन दिखाई दे रहा था। गोरी की ने दूध खत्म किया और मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा तो जैसे मेरे भीतर फिर से जीने की उम्मीद लौट आई। मैंने उन्हें बैठने के लिए घर की एकमात्र कुर्सी आगे बढ़ाई, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर मना कर दिया और पुरानी चारपाई के किनारे बैठ गए। उनके दोनों साथी बाहर चले गए। घर में कुछ देर तक शांति छाई रही। फिर मैंने हिम्मत करके पूछा, सर आपका नाम क्या है? उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, मेरा नाम हरीश मल्होत्रा है। यह नाम सुनते ही मैं चौंक गया। शहर के बड़े उद्योगपतियों में उनका नाम अक्सर अखबारों में और समाचारों में सुनने को मिलता था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने बड़े व्यक्ति मेरे छोटे से घर में बैठे हैं। शायद उन्होंने मेरे चेहरे के भाव पढ़ लिए थे। वह मुस्कुराए और बोले, लगता है मेरा नाम पहले भी सुन रखा है। मैंने तुरंत सिर हिला दिया। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, शायद तुम सोच रहे हो कि एक गलत संदेश मिलने पर मैं यहाँ क्यों चला आया। इसकी वजह बहुत पुरानी है। आज से करीब 30 साल पहले मैं भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह हालत से गुजर रहा था। मेरे पिताजी का देहांत हो चुका था। घर में खाने तक की व्यवस्था नहीं थी। मेरी छोटी बहन कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खा पा रही थी। मैं एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक मदद मांगता फिरा, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। उसी दिन मैंने मन में ठान लिया था कि अगर भगवान ने कभी मुझे सामर्थ्य दी तो मैं किसी मजबूरी इंसान को निराश होकर वापस नहीं भी जाने दूंगा। आज तुम्हारा संदेश पढ़ते ही मुझे अपना वही समय याद आ गया। खासकर जब तुमने अपनी बेटे का जिक्र किया तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। उनकी बातें सुनकर मेरा सिर अपने आप झुक गया। मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी बता दी। फैक्ट्री बंद होने से लेकर बेरोजगारी तक की बात बताई। भाई के बदलते व्यवहार का भी जिक्र किया। उन्होंने बिना टोके सब कुछ ध्यान से सुना। आखिर में उन्होंने अपनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोले, कल सुबह ठीक 10 बजे मेरे कार्यालय आ जाना। मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मैंने दोनों हाथों से कार्ड लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। उस पर उनकी कंपनी का पता लिखा था। मैंने भावुक होकर कहा, मैं ज़रूर आऊँगा। जाने से पहले उन्होंने गौरी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। गौरी मासूम मुस्कान के साथ उन्हें देखती रही। उनके जाने के बाद मैं देर तक दरवाजे पर खड़ा उस गाड़ी को दूर से जाते हुए देखता रहा। मुझे लग रहा था जैसे ये सब कोई सपना हो। अगले दिन मैं तय समय से काफ़ी पहले उनके कार्यालय पहुंच गया। वह बहुत बड़ी इमारत थी। अंदर जाते समय मेरे कदम खुद ब खुद धीमे पड़ गए। स्वागत कक्ष पर बैठे कर्मचारी ने मेरा नाम सुना और सम्मान के साथ मुझे ऊपर भेज दिया। मैं एक बड़े कमरे में पहुंचा जहां हरीश मल्होत्रा पहले से मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर बैठने का इशारा किया। कुछ सामान्य बातें करने के बाद उन्होंने एक फाइल मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने फाइल खोली तो उसमें नौकरी का नियुक्ति पत्र रखा था। मैं अवाक रह गया। उन्होंने कहा, हमारी कंपनी में सुपरवाइज़र की जगह खाली है। अगर तुम चाहो तो ये जिम्मेदारी संभाल सकते हो। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, सर शायद आप मुझे ठीक से नहीं जानते। मैं बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। वह मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हारे बारे में जानकारी करवाई है। तुम्हारी पुरानी फैक्ट्री के मालिक से भी बात की है। उन्होंने तुम्हारी बहुत ईमानदारी और मेहनत की बहुत तारीफ़ की है। मेरे लिए सबसे बड़ी डिग्री अच्छा चरित्र है। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। मुझे लगा जैसे भगवान ने मेरी बंद होती उम्मीदों के बीच फिर से रोशनी जला दी हो। उस दिन से मेरी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। मैंने पूरे मन से काम शुरू किया। पहले ही दिन मैंने खुद से एक वादा किया कि जिस विश्वास के साथ हरीश मल्होत्रा जी ने मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी है उसे कभी
टूटने नहीं दूंगा। मैं रोज सबसे पहले कार्यालय पहुंचता और काम खत्म होने के बाद ही वापस निकलता। धीरे धीरे सभी सहकर्मी भी मेरे व्यवहार और मेहनत की सराहना करने लगे। कुछ ही महीनों में मेरी जिंदगी पूरी तरह बदलने लगी। सबसे पहले मैंने मकान मालिक का पूरा बकाया किराया चुका दिया। उसके बाद घर की जरूरत का सारा सामान वापस आने लगा। गौरी के लिए नए कपड़े खरीदे। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी थकान पल भर में दूर हो जाती है। कुछ समय बाद मैंने उसका दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा दिया। जिस दिन वह नई यूनिफॉर्म पहनकर मेरे सामने आई, उस दिन मेरी आंखें नम हो गई। मुझे आरती की बहुत याद आई। अगर वह आज होती तो अपनी बेटी को इस रूप में देखकर खुशी से भर जाती। मैं अक्सर उसकी तस्वीर के सामने बैठकर मन ही मन कहता, देखो आरती, मैं तुम्हारा वादा निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब गौरी पहले की तरह उदास नहीं रहती थी। वह स्कूल से लौटकर पूरे उत्साह से मुझे अपनी पढ़ाई के बारे में बताती। उसकी छोटी छोटी बातें सुनकर मुझे जीवन फिर से सुंदर लगने लगा। एक शाम मैं कार्यालय से घर लौट रहा था, तभी मेरे मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर बड़े भाई सुरेश का नाम देखकर मैं कुछ पल के लिए ठिठक गया। कई महीने से उन्होंने खुद कभी मुझे फ़ोन नहीं किया था। मैंने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ से बारी और टूटी हुई आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत परेशान हो। मैंने घबरा कर पूछा, भैया सब ठीक तो है? कुछ क्षण तक कुछ बोल ही नहीं पाए, फिर धीरे से बोले, अमन, मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ। उनकी आवाज़ में वह अहंकार बिल्कुल नहीं था जिसे मैं कुछ महीने पहले तक देखता आया था। उन्होंने कहा, मेरा साझेदार मुझे धोखा देकर सारा पैसा लेकर चला गया। कारोबार पूरी तरह डगमगा गया है। बैंक का कर्ज भी सिर पर है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। उनकी बात सुनते ही मेरे सामने वह दिन घूम गया जब मैं उनकी चौखट पर अपनी बेटे के लिए दूध मांगने गया था और उन्होंने मुझे डांट कर वापस भेज दिया था। कुछ पल के लिए मेरे मन के पुराने घाव फिर से ताज़ा हो गए। मैं चुप रहा। दूसरी तरफ से फिर उनकी आवाज़ आई, अमन, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया था। अगर आज तुम मेरी मदद भी नहीं करोगे तो मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं सिर्फ तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था। उनकी आवाज़ में सच्चा पछतावा साफ महसूस हो रहा था। मैं कुछ देर तक खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, भैया आप घर आ जाइए, बैठकर आराम से बात करेंगे। फ़ोन रखने के बाद मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा। ज़िंदगी ने मुझे वहाँ लाकर खड़ा कर दिया था जहाँ कभी मैं मदद मांग रहा था और आज सामने वाला हाथ फैलाकर खड़ा था। उस रात मुझे हरीश मल्होत्रा जी की बातें बार बार याद आती रही। अगर उस दिन उन्होंने मेरे गलत नंबर पर भेजे गए संदेश को नज़रअंदाज कर दिया होता तो शायद आज मेरी ज़िंदगी ऐसी नहीं होती। उन्होंने बदले में कुछ नहीं मांगा था, उन्होंने सिर्फ इंसानियत निभाई थी। अगले दिन सुरेश भैया मेरे घर आए। उनके चेहरे की चमक गायब थी। आंखों के नीचे गहरी थकान साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनकी आंखें भर आई। वह बिना कुछ कहे मेरे सामने खड़े रहे। फिर अचानक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, अमन, मुझे माफ़ कर दो। उस दिन मुझे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मैं अपने घमंड में इतना अंधा हो गया था कि अपने ही छोटे भाई का दर्द नहीं समझ पाया। उनकी बात सुनकर मेरा मन भी भर आया। मैंने उन्हें बैठाया। गौरी पानी लेकर आई। सुरेश भैया उसे देखकर कुछ पल चुप रहे। शायद उन्हें वह दिन याद आ गया जब इस बच्ची के लिए मैं उनसे मदद मांगने गया था। उन्होंने गौरी के सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, बेटा मुझे माफ़ कर देना। गौरी तो अभी छोटी थी, वह कुछ समझ नहीं पाई और मुस्कुराकर अंदर चली गई। मैंने भाई की तरफ देखा और शांत आवाज़ में कहा, भैया बीती बातों को याद करके हम अपना आज खराब नहीं कर सकते। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला समय ज़रूर बदला जा सकता है। अगर भगवान ने मुझे फिर से खड़ा होने का मौका दिया है तो मैं उसी रास्ते पर चलना चाहूँगा जो मुझे हरीश जी ने दिखाया था। उन्होंने मुझे सहारा दिया था, इसलिए आज मेरी जिम्मेदारी है कि मैं भी किसी ज़रूरतमंद का साथ दूं। इतना कहकर मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनकी मदद करूंगा। मेरी बात सुनते ही उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने मुझे गले लगा लिया। कई सालों बाद हम दोनों भाई वैसे ही मिले जैसे बचपन में मिला करते थे। कुछ दिनों बाद मैं हरीश मल्होत्रा जी से मिला और उन्हें सारी बात बताई। वह मुस्कुराए और बोले, याद रखना मन, इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका धन नहीं बल्कि उसका व्यवहार होता है। पैसा कभी भी आ सकता है और कभी भी जा सकता है, लेकिन अच्छा चरित्र हमेशा इंसान के साथ रहता है। उनकी ये बात मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गई। समय बीतता गया। सुरेश भैया ने भी धीरे धीरे अपना कारोबार को फिर से संभालना शुरू किया। इस बार उन्होंने हर फैसला सोच समझ कर लिया। हमारे रिश्ते की दूरियां भी खत्म होने लगी। परिवार में फिर से अपनापन लौट आया। मैं जब भी किसी जरूरतमंद को देखता तो मुझे अपना बीता हुआ समय याद आ जाता। जहाँ तक संभव होता मैं उसकी मदद जरूर करता, क्योंकि मैं जान चुका था कि मुश्किल समय में दिया गया छोटा सा सहारा भी किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। उसे एक गलत नंबर पर भेजे गए संदेश ने मुझे यह सिखा दिया था कि भगवान अपने बंदों की मदद ऐसे रास्तों से भी करते हैं जिनकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए कठिन समय में उम्मीद का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ईमानदारी, मेहनत और दयालुता का फल
देर से ज़रूर मिलता है, लेकिन मिलता अवश्य है। उस दिन के बाद मेरा विश्वास भगवान पर पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया। मुझे यकीन हो गया कि जब इंसान सच्चे मन से प्रयास करता है और दूसरों के लिए अच्छा सोचता है तो उसके लिए कोई न कोई रास्ता ज़रूर खुलता है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो, तो इससे आपको कोई अच्छी सीख मिली हो, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें, ताकि ये संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे कि इंसानियत और क्षमा की ताकत हर रिश्ते को फिर से जोड़ सकती है। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये कहानी कैसी लगी हमको कमेंट में बताना मत भूलना, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को